dear students, welcome back to my YouTube channel. So myself Sonia Verma and this is your lovely YouTube channel Sonia Ma'am Chemistry. So बच्चों पिछली क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर चुके थे जिसमें हमने बेसिकली ये जाना कि केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या स्टडी करते हो. सो व्हाट वी टॉक अबाउट, हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में. ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो हम किसी भी अगर बहुत फास्ट रिएक्शन है तब भी हम उसका रेट कैलकुलेट नहीं करते. ठीक, अगर बहुत स्लो रिएक्शन है तब भी हम उसका रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे. सो हम कह सकते हैं जो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे कोई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, उनका रेट ऑफ द रिएक्शन हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं. ठीक है, अब रेट ऑफ द रिएक्शन किस तरीके से निकाला जाता है. ठीक, क्या आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर क्या आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास. ठीक है बच्चों, तो रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना अब आपको आता है. अब आज के क्लास में हम समझने वाले हैं कि ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन हमने पूरी कहानी पढ़ी ना, कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, तो हमें समझना है आज की क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. अब देखिए, ये जो फैक्टर्स है ना, इसमें से बेसिकली दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक होता है टेम्परेचर और एक होता है हमारा कंसंट्रेशन. ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कंसंट्रेशन के अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे फैक्टर्स हैं. तो हम एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से एग्जैक्ट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज हो सकता है या फिर अफेक्ट होता है. ठीक, डिटेल में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर. ये दो फैक्टर्स को हमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है. ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की. सो लेट्स सी कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है. ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि भाई टोटल यहाँ पर 7 फैक्टर्स लिखे हैं जिसमें से सबसे पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट. ठीक, जो रिएक्टेंट है उसका क्या नेचर है, उसके नेचर पे भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा. ठीक, देन मैंने लिखा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट कि रिएक्टेंट सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है. ठीक, उसका क्या फिजिकल स्टेट है. देन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट कि जो भी रिएक्टेंट हम ले रहे हैं उसका सरफेस एरिया ज्यादा है या कम है. ठीक है, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसके बाद है हमारा कैटलिस्ट, फिर है टेम्परेचर, फिर है कंसंट्रेशन. तो चलिए एक एक करके हम सारे फैक्टर्स को समझते हैं. ठीक है, सबसे पहला फैक्टर हमने यहाँ पर लिखा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट. ठीक, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, अगर हम फर्स्ट मानकर चलें कि मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट है, वो एक आयनिक रिएक्टेंट्स है. ठीक, मानकर चलते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट्स हैं जो कि आयनिक रिएक्टेंट्स हैं. एग्जाम्पल लेना चाहो आप ले सकते हो, वही जो मैंने पिछली क्लास में आपको एग्जाम्पल कराया था, बताओ कौन सा था, कि अगर NaCl को हम AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा NaNO3 प्लस AgCl, है ना. तो ये रिएक्शन कैसे है, एक आयनिक रिएक्शंस है. ये आयन्स है Na प्लस Cl माइनस Ag प्लस NO3 माइनस. ठीक, तो जो आयन्स होते हैं वो सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से आपस में जुड़े हुए हैं, इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं. ठीक, इनको रिएक्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना, बहुत इजीली ये रिएक्शन हो जाती है. ठीक, ये सिर्फ आयन्स हैं, तो आयन्स क्या करते हैं भाई, Na प्लस इस वाले अनायन के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा. ठीक, ये जो अनायन है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और ये आपको प्रोडक्ट बनाकर दे देंगे. ठीक है, तो जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि ये बहुत कम टाइम में रिएक्शन हो जाती है ना. तो हम कह सकते हैं कि आयनिक रिएक्टेंट्स अगर हैं तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो बहुत हाई होता है, मतलब बहुत जल्दी ही आपका रिएक्शन जो है वो हो जाएगा. ठीक है, अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें, ठीक, एक मैंने आयनिक रिएक्टेंट्स की बात करी, अब हम मान लो यहाँ पर कोई कोवलेंट रिएक्टेंट्स लेते हैं. ठीक है, कोवलेंट रिएक्टेंट्स लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, मान लीजिए N2 है आपके पास, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स H2 के हैं और ये बनाकर दे रहे हैं आपका अमोनिया. यहाँ पर 3 कर दो. ठीक, बैलेंस देखो रिएक्शन है क्या हमारी. ठीक, चेक कर लीजिए कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है. 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर मेरे पास 6 हाइड्रोजन है, मेरे पास यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है. ठीक है, सब मामला फिट है. अब यहाँ पर होगा क्या, N2 है तो आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा ना. ठीक है, आपके पास ये H2 है, इसका भी बॉन्ड टूटेगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो मतलब कोवैलेंट रिएक्टेंट्स में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. ठीक, या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक, जहां पर आपके बॉन्ड्स बनते हैं या फॉर्म होते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि भाई कोवैलेंट रिएक्टेंट्स जो होंगे ना उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ा सा स्लो होता है. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा कम होता है, थोड़ा स्लोली ही ये रिएक्शन दिखाते हैं. ठीक है, बहुत स्लो नहीं बट थोड़ा स्लो होगा एज कम्पेयर टू दिस. ठीक है,
तो हमने बेसिकली देखा कि अगर आयनिक रिएक्टेंट्स हैं तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है, अगर कोई आपके पास कोवेलेंट रिएक्टेंट्स हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन लो होता है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर कि मान लीजिए आपके पास कोई होमोजीनियस रिएक्टेंट्स हो, ठीक है, होमोजीनियस रिएक्टेंट्स हो और यहाँ पर आपके पास कोई हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स हो। पहले तो ये बताओ कि आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में पता है क्या? बताओ। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब यहाँ जो रिएक्टेंट्स होंगे ना, ठीक, वो सेम नेचर के होंगे, ठीक, उनका जो बिहेवियर होगा ना वो सेम होगा। हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट्स होंगे, इनका बिहेवियर या नेचर आपका हो डिफरेंट होने वाला है। तो आप मुझे खुद बताइए कि जैसे अगर आप अपने एक क्लास में हैं, ठीक, अगर आप जो है वो बहुत पढ़ाकू टाइप के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप फ्रेंडशिप किससे करना पसंद करोगे? जो आपके जैसा ही हो, है ना, जो पढ़ाकू टाइप का हो, उससे ही फ्रेंडशिप करोगे ना। मतलब अगर आप दोनों सेम नेचर के हो तभी आप दोनों साथ रहना पसंद करोगे, है ना। अगर ऑपोजिट नेचर के होगे तो फिर तो क्या ही है। अगर मैं कंपेयर करूं कि अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट्स है जो होमोजीनियस रिएक्टेंट्स हो जिनका सेम नेचर हो, और अगर कोई रिएक्टेंट्स है जो हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स हो जिनका डिफरेंट नेचर हो, तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है? जो होमोजीनियस होंगे, जो सेम नेचर के होंगे, वो इजिली रिएक्शन दिखा पाएंगे, ठीक है। तो इन कंपैरिजन अगर कहा जाए कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो होमोजीनियस रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट हम इसके केमिकल नेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट केमिकल नेचर ऑल्सो। तो केमिकल नेचर में मैंने क्या कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उस रिएक्शन से हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट अगर हमें स्टेबल मिल रहा है तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, ठीक है। और यही अगर मैं कहूं कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट की बात करूं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर आपका रिएक्टेंट स्टेबल ही नहीं है, ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, अगर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट कम है, ठीक, अगर वो कम स्टेबल है तो वो रिएक्शन इतना फास्ट नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक। इसको हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आ पाए, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, ठीक है। CH3COOH है, ठीक है, ये डिसोसिएट होता है और ये देता है हमें H+ और CH3COO-, ठीक है। एक मेरे पास है HCOOH, ठीक, ये डिसोसिएट होता है और देता है आपको H+ और COO-, ठीक। अब इन दोनों रिएक्शन में से पूछा जाए कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप खुद देखो, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, देखो ये मेरे पास एक एसिड है, ये डिसोसिएट होकर आपको एक अनायन देता है, ठीक है। तो हमें इस अनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। ये एक एसिड है H+ देकर, ये भी एक अनायन दे रहा है, तो हम इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? इन दोनों की अनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक। जो अनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा मतलब हमारा प्रोडक्ट स्टेबल मिल रहा है, और अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलो देखें, बताओ इन दोनों अनायन में से कौन सा अनायन ज़्यादा स्टेबल है? दिस इज CH3COO-, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आ जाइए, ठीक है। दिस इज CH3COO-, ठीक, इसको और ऐसे करके लिख लेते हैं COO-, और ये हो जाएगा हमारा HCOO-, ठीक है। अच्छा यहाँ पर H नहीं लिखा है, HCO- और H+ निकल गया है, ठीक है बच्चों। ओके, अब इन दोनों में से कंपेयर करिए कौन सा आयन की ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। देखो यहाँ पर भी CO- है, यहाँ पर भी CO- है, ठीक है। इस CO- के बगल में है आपके पास CH3। CH3 कैसा ग्रुप होता है बोलो? दिस इज अ प्लस-I ग्रुप, है ना। GOC आ जाइए, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ पर आपके पास सिंपल H दे रखा है, ठीक। तो हमें ये बात समझ में आई कि भाई यहाँ पर प्लस-I ग्रुप लगा है, ठीक। तो बताओ क्या ये प्लस-I ग्रुप इस COO- को स्टेबलाइज करता है या डिस्टेबलाइज? मैंने आपको इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका बताया था, ठीक है। मैंने कहा था कि प्लस प्लस से स्टेबलाइज होता है, माइनस माइनस से स्टेबलाइज होता है। तो ये CO- है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर अगर -I होता ना तो स्टेबिलिटी बढ़ती, लेकिन यहाँ पर तो +I निकला। इसका मतलब अब इस केस में स्टेबिलिटी घट रही है, ठीक, इसकी स्टेबिलिटी कम है, और इस कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स हमें समझ में आ गया कि जो HCO- है दिस इज मोर स्टेबल, ठीक। और अगर ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन
ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसका कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन है और ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेकंड रिएक्शन है, तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा? सेकंड वाले रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, आई होप अब आपको ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट वाली कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहला हमारा फैक्टर पढ़ा है, ठीक है, कि जिसपे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का नेचर क्या है। अगर रिएक्टेंट आयनिक है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। अगर रिएक्टेंट कोवलेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। ठीक, अगर रिएक्टेंट आपका होमोजीनियस है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक, केमिकल नेचर की बात करूं तो अगर आपका प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है या फिर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पढ़ा कि किस तरीके से आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है नेचर पर। चलिए अब सेकंड फैक्टर पे आते हैं, दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट आपका सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, मैंने अभी ये फर्स्ट वाला आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम सेकेंड वाले पे पहुंचते हैं। चलिए बच्चों, हम आते हैं हमारे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट पे। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट क्या है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो कोई सॉलिड है, ठीक, या फिर कोई लिक्विड है या फिर वो कोई गैस है। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो हम देखो, मैं बहुत बेसिक बात कर रही हूँ जो आप अपने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो। ठीक, छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो कि सॉलिड्स के केस में अगर हम बात करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत पास पास नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत पास पास होते हैं, मतलब बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम गैसेस की बात करें तो भाई ये बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब काफ़ी डिफरेंस इनमें होता है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, आराम से फैले हुए होते हैं। ठीक है, लिक्विड्स इन दोनों के बीच में मतलब ना ही ज़्यादा पास होंगे और ना ही ज़्यादा दूर होंगे, मतलब एक लिमिटेड डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हमें यही समझना है कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, की रिएक्टेंट आपका गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है, इसके बेस पे हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताएंगे। देखो, अगर रिएक्टेंट आपका गैसियस मॉलिक्यूल हुआ, ठीक, इफ इट इज गैसियस, इसका मतलब उसके गैसियस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं। ठीक, और अगर वो दूर दूर हैं, ठीक, उनको काफी स्पेस मिल रहा है, इसका मतलब उनमें बहुत ज्यादा रैंडम मोशन हो सकता है। ठीक, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत इजीली रैंडमली मूव करके, ठीक, कोलिजन्स कर सकते हैं। तो जितना रैंडम मोशन होगा उतने ही मतलब कोलिजन्स आपके आसानी से हो सकते हैं। ठीक, ये आपके मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं, और जितनी इजीली वो कोलिजन्स दिखा रहे हैं मतलब इतने इजीली आपको वो प्रोडक्ट बना कर देंगे। ठीक, मतलब जितना रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक, उतने कोलिजन्स होंगे इजीली, और उतना ही इजीली आपका प्रोडक्ट बन सकता है। मतलब इन केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन इन केसेस में क्या है? ज्यादा है। आई बात समझ में, लिख भी देती हूँ मैं एक सेकेंड। ठीक, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि इजिली कोलाइड्स। ठीक है, जो पार्टिकल्स हमारे हैं वो इजिली कोलाइड हो सकते हैं। अगर इजिली कोलाइड हो रहे हैं तो मतलब वो इजिली प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी दिखाएंगे। ठीक है, इजिली प्रोडक्ट फॉर्म्स। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी जो है वो भी बहुत इजी हो जाता है हमारा। ठीक है, अब अगर प्रोडक्ट इजीली फॉर्म हो रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स में रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ज्यादा होता है। तो सॉलिड्स के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत ही जुड़े हुए होते हैं, मतलब बहुत कॉम्पैक्ट हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इनमें रैंडम मोशन पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से हम कह सकते हैं भाई कि इनका रैंडम मोशन ही नहीं है इतना प्रॉपर, तो वो इजीली कोलिजन्स नहीं दिखाएंगे, इतना इजीली आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इनका कम हो जाता है। तो हमें यहाँ से एक बात पता चली कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए, फिर लिक्विड के लिए, और देन सॉलिड के लिए। ये हमें हमारा सेकंड फैक्टर पता चल गया। क्लियर है इतनी बात आपको? ठीक है, चलिए बच्चों आते हैं हमारे थर्ड फैक्टर पे, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पता लगेगा कि भाई हमारा जो भी रिएक्टेंट है, ठीक है, उसका कितना सरफेस एरिया है, और उस सरफेस एरिया की वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से अफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है और इसमें मैंने यहाँ पर पानी फिल कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज 1 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, एक और ग्लास लिया मैंने एकदम सेम, इसमें भी पानी भर दिया। ठीक है, तो दोनों में मैंने पानी भर दिया है, वाटर। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में हमें शुगर ऐड करना है, हमें एक शुगर सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, यहाँ पर शुगर ऐड करना है। ठीक, हमने इसमें भी शुगर ऐड किया, इसमें भी शुगर ऐड किया, लेकिन डिफरेंस क्या, मैंने यहाँ पर जो शुगर ऐड किया है वो मैंने यहाँ पर शुगर क्यूब्स ऐड किए। ठीक है, शुगर क्यूब्स, इतने बड़े बड़े क्यूब्स आते हैं ना शुगर के, तो मैंने वो क्यूब्स ऐड किए। ठीक, फर्स्ट एग्जाम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, मैंने शुगर तो ऐड किया बट एक पाउडर फॉर्म में ऐड किया है। ठीक, क्यूब्स फॉर्म में नहीं है, पाउडर फॉर्म में है। तो इसके मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। ठीक, कि हम यहाँ पर जो शुगर है वो पाउडर्ड फॉर्म में डाल रहे हैं, तो इसके ये छोटे छोटे इस तरीके से आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। ठीक, सो दिस इज पाउडर्ड शुगर। ठीक है, चलो अब हमें समझना क्या है कि भाई इन दोनों एग्जाम्पल में अगर हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में से कौन से एग्जाम्पल में आपका शुगर आसानी से पानी में डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व दोनों में हो जाएगा, बट किसमें जल्दी होगा। ठीक, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, कौन जल्दी से सारा शुगर जो है वो अपने में डिजोल्व कर सकता है। क्या कहोगे आप? देखो इस केस में जब हमने यहाँ पर शुगर क्यूब्स डाले, ठीक, तो क्यूब्स बड़े बड़े क्यूब्स हैं, ये क्यूब्स पानी में आ गए, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक, उनको यहाँ पर इतना सरफेस एरिया नहीं मिल पाया है इनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े क्यूब्स हैं तो इतना ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं मिल पाया। बट इस केस में क्या है, यहाँ पे पाउडर्ड शुगर है, छोटे छोटे शुगर पार्टिकल्स हैं आपके। ठीक, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना उनको बहुत बढ़िया अच्छा खासा सरफेस एरिया मिल गया, पूरा इस तरीके से ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, बिकॉज सरफेस एरिया वाटर मॉलिक्यूल्स को कम मिला, ठीक है, तो ये धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स को बहुत बढ़िया सरफेस एरिया मिल चुका है, अच्छा खासा इनको जगह मिल चुकी है, ठीक, बीच में पार्टिकल्स के घुसने की और उसके साथ इंटरेक्ट करने की। ठीक, तो इन केस में क्या हो जाएगा, शुगर जो है वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। तो हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि जो पाउडर्ड शुगर होता है ना, पाउडर्ड शुगर डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिख देती हूँ मैं, ठीक, आपका वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं हम। ठीक है, तो पाउडर्ड शुगर डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट रैपिडली एज कंपेयर्ड टू शुगर क्यूब्स। तो हमने क्या देखा कि जो पाउडर्ड शुगर होगा, ठीक, इस केस में जो आपका रिएक्शन है या जो हम कह रहे हैं कि ये शुगर जो है वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है, तो वो रैपिडली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी ज़्यादा है। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन कब ज़्यादा है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट को ज़्यादा सरफेस एरिया मिल पाया। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला, हमने निकाला कंक्लूजन कि अगर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। मतलब ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। जहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उसका रिएक्शन जल्दी होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट होगा। आई थिंक आपको ये थर्ड वाला फैक्टर यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे समझ में आइए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप, उसके बाद हम चलते हैं हमारे फोर्थ वाले फैक्टर पर। अच्छा बच्चों, जो हमने ये सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट की बात करी है ना, तो ये जो आपके रिएक्टेंट है वो आपके सॉलिड ही होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉलिड की ही बात करते हैं, लिक्विड गैस की बात नहीं कर रहे हैं। ओके बच्चों, आ जाइए हमारे फोर्थ फैक्टर पे जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की इंटेंसिटी पर आखिर किस तरीके से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, लाइट कहाँ पे काम आती है, ऐसी कोई पर्टिकुलर रिएक्शंस होती हैं जो लाइट के प्रेजेंस में ही होती हैं। ठीक है, हर रिएक्शन को लाइट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जो लाइट के प्रेजेंस में ही होंगी। अगर आप लाइट नहीं दोगे तो वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उन्हीं रिएक्शंस को हम कहते हैं यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन से आपको नाम समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फोटो का मतलब क्या है, फोटो का मतलब फोटॉन्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर लाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्शंस आपकी होने वाली हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस आपकी वो रिएक्शंस हैं दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिया मैंने रिएक्शन का। ठीक है, H2 जो कि गैसियस फॉर्म में है प्लस Cl2 जो कि ये भी गैसियस फॉर्म में है। ठीक, ये हमें दे रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl।
और ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में ही हो सकती है। ठीक, तो ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। एच न्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? एच न्यू रिप्रेजेंट करता है लाइट को। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब हुआ क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट? देखो, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बल्ब लगाया, एक 10 वाट का बल्ब लगाया है, ठीक है, एक मैंने 100 वाट का बल्ब लगाया है। तो जो 100 वाट का बल्ब होगा, ठीक, वो आपको ज़्यादा रोशनी देगा ना, ठीक है, और जो 10 वाट का बल्ब है वो क्या होगा? वो डिम होगा, डिम लाइट देगा आपको। ठीक, उसी हिसाब से हम कह रहे हैं कि हम अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये जो हम लाइट दे रहे हैं, है ना, ये जो लाइट प्रेजेंस है, इसका हम इंटेंसिटी अगर बढ़ा दें, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। ठीक, ये हमारा लाइट क्या होगा? अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर आप बढ़ा रहे हो तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हो। ठीक, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, ठीक, अगर इसकी हमने इंटेंसिटी बहुत बढ़ा दी है, फोटॉन्स बढ़ा दिए हैं, तो अब ये रिएक्शन बहुत जल्दी दिखाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई है यहाँ से कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस तरीके से अफेक्ट करता है भाई? हमारे पास कुछ फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं या फिर आपको फोटो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में ही होते हैं। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, दैट मीन्स आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर रहे हो। अगर फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो ये रिएक्शन और जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये जो हम लाइट की बात करते हैं, ठीक, ये हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ही काम आने वाली है। ठीक, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ही ये वाला आपका कंसेप्ट काम आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए बच्चों, अब आते हैं हमारे फिफ्थ वाले फैक्टर पे जो कि है कैटलिस्ट। चलिए अब आते हैं हमारे फिफ्थ फैक्टर पर, ठीक है, जो कि है हमारा कैटलिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कैटलिस्ट होता क्या चीज़ है भाई? ठीक है, क्या है कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट हम कह सकते हैं कि ऐसी स्पीशीज होती है, ठीक है, जो कि विच स्पीड्स अप, ठीक, या फिर डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या कहा मैंने कि कैटलिस्ट एक ऐसी स्पीशीज है जो क्या करता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को या तो बहुत स्पीड अप कर देगा, या तो बढ़ा देगा, या तो कम भी कर सकता है। ठीक है, जो स्पीड को बढ़ाते हैं उनको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, जो घटाते हैं उसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक, तो अभी के लिए हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव कैटलिस्ट, कि भाई हम अगर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो उस केमिकल रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब कैटलिस्ट करता क्या काम है बेसिकली? ठीक है, इट सेट्स अप एन ऑल्टरनेट पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है, बट आ जाएगी। लेट्स सी, हम इस ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पर क्या लिया है? प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पर एनर्जी लिया है। ठीक, अगर हम रिएक्टेंट्स की एनर्जी की बात करें तो मान लीजिए रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो कहीं यहाँ पर लाई करती है। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट्स की एनर्जी की बात करें तो मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो यहाँ पर लाई करती है। ठीक, तो क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हम ऐसे ही पहुँच जाते हैं? नहीं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक पहाड़ चढ़ना पड़ता है। ठीक है, और इस पहाड़ का जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, ये जो एनर्जी होगी ना, इस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या? दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ई से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी है। अब आप कहोगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है मैम? ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम एनर्जी required for a reaction to occur। ठीक, तो किसी भी रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो एक मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए, उसी का एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए, ठीक है, ये रिएक्शन होने के लिए हमें ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें चाहिए। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पर अपने एक पहाड़ बनाया है, जो ग्राफ बनाया है, ये मैंने बनाया है जब हमने कोई भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक, विदाउट कैटलिस्ट की अगर हम बात कर रहे थे तो।
ठीक है, तो हमारा इस तरीके से बनता है। लेकिन अगर मैं कैटलिस्ट का यूज कर लूँ तो कैटलिस्ट क्या काम करता है? कैटलिस्ट सेट्स अप एन अल्टरनेट पाथ, एक नया अल्टरनेट पाथ बना देता है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक, विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो अब ये एक्टिव कैटलिस्ट करेगा क्या? एक नया पाथ बना देगा ऐसे करके। ठीक, इसने अब इस पूरे पहाड़ को चढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया तो आपको ये पूरे पहाड़ को चढ़ने की जरूरत नहीं थी। आपने इससे पहले आपने एक पहाड़ में से एक रास्ता बना दिया, अपना एक अल्टरनेट पाथ बना दिया। ठीक, तो जब आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो ना, जब हम विद कैटलिस्ट लिख रहे हैं कि जब हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या करता है? एक अल्टरनेट पाथ आपका सेटअप कर देता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी लो होता है। ठीक है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कैसा है? कम है। अरे इससे तो कम है ना। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारी कैटलिस्ट की, कि कैटलिस्ट बेसिकली कर क्या रहा है। जब हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक अल्टरनेट पाथ बना कर देता है हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने में, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है। मतलब हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है देनी पड़ेगी। ठीक, जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए थी वो हमें कम देनी पड़ेगी। ठीक, और कैटलिस्ट स्पीड अप करता है। अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं तो इट स्पीड्स अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है। आगे बात समझ में आपको कैटलिस्ट की कहानी। अगर हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करें तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, एक अल्टरनेट पाथ बनाएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, जिसका आपका एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होगा। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि SO2, ठीक है, प्लस O2 हमें देता है SO3। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ रही है, और हमने यहाँ पर जो कैटलिस्ट लिया है वो लिया है NO। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली जब हमने इस रिएक्शन को स्टडी किया तो हमें पता लगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है NO के कंसंट्रेशन के बराबर, मतलब कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैटलिस्ट पे भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है कि अगर हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ NO बढ़ा रहे हैं, कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि कैटलिस्ट पे भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। ठीक, अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट लेकर चल रहे हो तो वो स्पीड और या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। क्लियर? चलिए बच्चों, आते हैं हमारे 6th पॉइंट पर, 6th फैक्टर पे, जो कि है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक, तो टेम्परेचर में हम देखते हैं कि जनरली ये चीज़ नोटिस की जाती है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। ठीक, लेकिन मैंने यहाँ पर कहा है जनरली। ठीक है, तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमने कहा कि जनरली ये चीज़ नोटिस की गई है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए कि ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 2 to 3 टाइम्स। देखो क्या कह रहे हैं हम कि अगर हम हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन आपका 2 या 3 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक, तो ये जनरली ये चीज़ नोटिस की गई है। ठीक, अब ये जो पूरी टेम्परेचर की कहानी है ना, ये पूरी टेम्परेचर की कहानी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी हमें इसे नहीं पढ़ना है इतना। ठीक, अभी हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन समझ लिया कि भाई टेम्परेचर पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, और हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स बढ़ सकता है। ठीक, ये पूरी जो कहानी है वो हम समझेंगे हमारे आर्हेनियस इक्वेशन में। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक, अब ये इक्वेशन होती क्या है? बेसिकली ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, अभी आप कंफ्यूज होगे कि मैम ए क्या है, ये के क्या है ना, ये क्या क्या चीज़ें हैं। रुक जाइए थोड़ी देर, धीरे धीरे हम अपना केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, ये के क्या है, ये ए क्या है। ठीक, किस तरीके से हम ये इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो टेम्परेचर के लिए आप इतना समझ के रखिए अभी तक की क्लास के लिए कि टेम्परेचर पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जनरली हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक, और कैसे बढ़ता है? हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन आपका 2 to 3 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक, ये कंप्लीट कहानी आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ेंगे, तो वेट करिए, हम 1-2 क्लास और आगे बढ़ जाएं, फिर हम आर्हेनियस इक्वेशन पर आ जाएंगे, तब आपको ये वाला जो टॉपिक है कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हम अपने लास्ट फैक्टर पे चलते हैं
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो ये जितने भी फैक्टर्स मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, ये जितने भी फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं 7 फैक्टर्स, इन सातों फैक्टर्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना वो हमारा ये दोनों है, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। ठीक, टेम्परेचर में हमारा आर्हेनियस इक्वेशन टॉपिक आता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक, कंसंट्रेशन में हमारा एक टॉपिक आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे ये दोनों हैं। ठीक, बाकी के फैक्टर्स आपको बस पता होने चाहिए भाई कि हाँ भाई इस तरीके से आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, मतलब नॉलेज होने चाहिए। ज्यादातर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चंस इतने इन सब से नहीं पूछे जाते हैं, जो मेजरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ही है। ठीक, यही पूरी केमिकल काइनेटिक्स का सार है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आते हैं हमारे लास्ट फैक्टर पे जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। चलिए बच्चों अब समझते हैं हमारा सबसे लास्ट फैक्टर जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, मतलब किस तरीके से हमारा जो रिएक्टेंट होगा, ठीक, उसकी कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक, देखो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है क्या कि जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब कि जनरली ये चीज देखी गई है कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे ना तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। ठीक है, बट जनरली लिखा है, इसका मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है नेक्स्ट हमारा पॉइंट कि इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो सकती है। आई बात समझ, मतलब एक पॉइंट में मैंने क्या कहा कि कंसंट्रेशन अगर आप रिएक्टेंट की बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मली बढ़ता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो जाए। ठीक, या फिर थर्ड पॉइंट क्या है, इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन हमारा अनअफेक्टेड, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग सा हो गया, हमें एक पॉइंट तो पता ही नहीं चल पा रहा है ना। हमने क्या देखना था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक, कंसंट्रेशन पर किस तरीके से आखिर आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता भी है, कभी कभार रेट ऑफ रिएक्शन घटता भी है, कभी कभार रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो आप छोड़ो, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी कभार उस पर भी डिपेंड कर जाता है कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाएगा। ठीक, ये भी पॉसिबल है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड ऑन ऑल द रिएक्टेंट्स या फिर नन ऑफ द रिएक्टेंट्स या फिर वन और मोर रिएक्टेंट्स। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं। ठीक, तो ये भी पॉसिबल है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना वो किसी एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करे। ठीक है, वन और मोर रिएक्टेंट। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे, ऐसा हो सकता है कि वो सारे रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करे। ठीक, या तो दोनों पे कर सकता है, किसी एक पे कर सकता है, या किसी पे भी नहीं कर सकता है। ठीक, तो मतलब हमें इन सारी कहानी से एक क्लियर पॉइंट पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर हमारा जो कंसंट्रेशन फैक्टर है, ठीक, वो किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक, हमें क्लियरली एक बात पता ही नहीं चल पा रही। हम कभी कह रहे हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े। ठीक, ऐसा भी कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड भी रह सकता है। ठीक, या फिर अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है। ठीक, या फिर हम कह रहे हैं कि भाई रिएक्टेंट्स में हो सकता है कि वो सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे, या किसी पे भी ना करे, या किसी भी एक पे करे। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक क्लियर पॉइंट नहीं पता लग पाया। तो यही क्लियर पॉइंट जानने के लिए कि एग्जैक्टली रेट ऑफ रिएक्शन कौन से रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कितना डिपेंड कर रहा है, क्या सब पे कर रहा है या किसी एक पे कर रहा है, ठीक, या फिर प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो ये आपका जो डिपेंडेंस है ना, कंसंट्रेशन का जो डिपेंडेंस है ना, ये हमें कैसे पता लगता है, ये हमें जो एग्जैक्टली पता लगता है वो पता लगता है हमें यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन से। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन से।
तो ये जो पूरी कहानी है हमारी, जिसमें हमें कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है कि कंसंट्रेशन हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं कि भाई आपका रेट ऑफ रिएक्शन किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हमें एग्जैक्ट बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन भाई इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, या तो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो या आपका एक रिएक्टेंट हो या कोई भी रिएक्टेंट्स हो। ठीक, तो ये एग्जैक्टली हमें बताता है कि भाई पर्टिकुलर जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और क्या से डिपेंड करता है। आई होप आपको ये सारे इफेक्ट्स जो है, जो फैक्टर्स हैं, वो आपको क्लियरली समझ में आ गए हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी फैक्टर में कोई भी आपको थोड़ी बहुत डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं पक्का ही आपको रिस्पॉन्स दूंगी। ठीक है, तो आप बिना किसी सेकंड थॉट के, आप कोई भी आपका डाउट हो, ठीक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं पक्का ही आपको रिस्पॉन्स दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास में हमने ये 7 फैक्टर्स देखे जिसपे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है हमारा एक फैक्टर ये वाला टेम्परेचर वाला, ठीक है, और एक फैक्टर मेरा कंसंट्रेशन वाला। ठीक, तो इन्हीं दोनों फैक्टर्स को हम डिटेल में आगे लेकर चलेंगे। ठीक, अभी के लिए अब जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो हमारा ये कंसंट्रेशन से जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन आया है, यही हम अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी। ओके बच्चों, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, दैट यू आर गेटिंग द कंप्लीट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। यूट्यूब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये पहले बच्चों को नहीं मिलती थी, याद करो, जब मैं मतलब स्टूडेंट थी तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तब तो इंटरनेट ही नहीं होता था भाई। ठीक, इंटरनेट के भी रिचार्ज कराने पड़ते थे हमें। ठीक है, बट अब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वाई टू वेस्ट इट, है ना। इसका आप भरपूर फायदा उठाइए। यूट्यूब आपका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत अच्छी चीजें सीख सकते हो। ठीक, तो आप इसको यूटिलाइज करिए अपने स्टडीज में। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कंप्लीट केमिस्ट्री की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस कंप्लीट चैनल पर। ठीक है बच्चों, तो आप अपने कंप्लीट फ्रेंड सर्कल में, ठीक, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई भी नीडी पर्सन है जो इस चीज़ की, इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक, तो उस तक आप इस चीज़ को जरूर शेयर करिए, जरूर बताइए, बिकॉज शेयरिंग से ही आपकी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, तो जितना आप नॉलेज शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।